Hello students, today we are going to study a very important topic of oligopoly, kink demand curve. Students, kink demand curve is very easy topic. आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं. Let's start. The kink demand curve of oligopoly was developed by Paul M. Swiggy. इसका कंसेप्ट किसने दिया था आपको? Paul M. Swiggy ने. So Paul M. Swiggy ने इसको एम्फेसाइज किया था किंक डिमांड कर्व, जिसमें प्राइस जो है स्टेबल होती है, रिजिड होती है. देखा जाता है कि ओलिगोपॉली जैसे मार्केट में जो प्राइस रिजिडिटी फॉलो की जाती है, प्राइस स्टेबल होती है, रिजिड होती है, ज़्यादा चेंज नहीं होती, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती प्राइसेस में. और ये जो मॉडल है ये ओलिगोपॉलिस्टिक के ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है कि कैसे वहाँ प्राइसेस स्टेबल होती हैं. सो हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या इसके अजम्पशंस हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो बहुत इजी है, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं. सो फॉलोइंग आर द अजम्पशन ऑफ किंक डिमांड कर्व. अजम्पशंस क्या है इसके? फर्स्ट अजम्पशन है इसका, assumes that if one oligopolistic organization reduce the price then other organizations would also cut their price. तो पहला assumption है कि जो भी ओलिगोपॉलिस्टिक फॉर्म्स हैं मार्केट में, उसमें से अगर एक ने भी अपने प्राइस को रिड्यूस किया, कम किया, तो जो अदर फॉर्म है वो भी अपने प्राइस को कट करेंगे, मीन्स वो भी रिड्यूस कर देंगे, मतलब उस एक फॉर्म को फॉलो करेंगे जिसने अपने प्राइस को कट किया था. सेकेंड assumption है, if one oligopolistic organization increase the price then other organizations would not follow increase in price. सेकेंड assumption हमें ये बताता है कि ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म्स में से अगर किसी ने अपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो जो बाकी फॉर्म्स हैं इंडस्ट्री में वो उसको फॉलो नहीं करती, वो अपने प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी. ठीक है, तो ये दो अजम्पशन है. मीन्स पहला अजम्पशन ये कहता है कि अगर कोई फॉर्म अपने प्राइस को रिड्यूस करती है तो बाकी जो फॉर्म्स हैं मार्केट में वो उसको फॉलो करेंगी, वो भी रिड्यूस करेंगी. बट सेकंड अजम्पशन ये कहता है कि लेकिन अगर वो फॉर्म रिड्यूस ना करके इंक्रीज करती है अपने प्राइस को, तो जो बाकी फॉर्म्स हैं मार्केट में वो उसको फॉलो नहीं करेंगी, वो इंक्रीज नहीं करेंगी अपने प्राइसेस को. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो अजम्पशन है हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन्हीं दो अजम्पशन पे आपको पूरा किंक डिमांड कर्व बेस्ड है, जो आपको सिर्फ इसी दो अजम्पशन से रिलेटेड है. थर्ड अजम्पशन आपका है, देयर इज ऑलवेज अ प्रिवेलिंग प्राइस. थर्ड अजम्पशन आपको कहता है कि हमेशा मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस जो चल रही है वो होगी. प्रिवेलिंग प्राइस मीन्स जिस प्राइस पे मार्केट का आउटपुट उन ओलिगोपॉली फॉर्म्स ने डिसाइड कर रखा है, जो अभी प्राइस जो स्टेबल प्राइस है, जो रिजिड प्राइस है, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे वो अपना आउटपुट सेल कर रही हैं. ओके, सो ये तीन अजम्पशन है हमारे, फर्स्ट अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन एंड थर्ड अजम्पशन. सो आगे देखते हैं. इन मैनी ओलिगोपॉलिस्टिक इंडस्ट्री प्राइसेस रिमेन स्टिकी, इनफ्लेक्सिबल, दैट इज देयर इज नो टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ ओलिगोपॉलिस्ट टू चेंज द प्राइस इवन इफ द इकोनॉमिक कंडीशन अंडरगो अ चेंज. तो हमें ये यहाँ पे दिया गया है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो ओलिगोपॉलिस्टिक इंडस्ट्री है उसमें प्राइसेस जो है वो स्टिकी हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं. स्टिकी यानी इनफ्लेक्सिबल यानी जो कि चेंज नहीं होता, स्टिकी रहता है. क्यों ये कह रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि टेंडेंसी वहाँ की ऐसी है ओलिगोपॉलिस्टिक की कि उनके प्राइसेस जो है वो चेंज नहीं होते, भले ही इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो, लेकिन प्राइसेस इनके स्टेबल रहेंगे. ठीक है, फिक्स रहेंगे. Many explanations have been given of this price rigidity under oligopoly, and most popular explanation is the so-called kink demand curve hypothesis. So क्या है, हमने बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन देखे हैं प्राइस रिजिडिटी के. हम ऑलरेडी कार्टेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि फॉर्म्स जो है वो एक समूह बना लेती हैं, प्राइस डिसाइड कर लेती हैं. तो भी उससे भी हमें यही पता चलता है कि प्राइसेस जो हैं इस ओलिगोपॉली मार्केट में वो फिक्स कर ली जाती हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस वाज पुट फॉरवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय पॉल एम स्विची, एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, एंड बाय हॉल एंड हिच, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट. ये जो आपको नेम दिए गए हैं इन्होंने ही किंग डिमांड कर्व को प्रोवाइड किया है.
बताया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस इम्प्लीज दैट एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइस रिजिडिटी और स्टेबिलिटी। राइट स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मार्केट के प्राइसेस है रिजिड हैं, स्टेबल हैं। ठीक है, बार बार इसी वर्ड पे आपको इम्फेसाइज किया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो किंक डिमांड कर्व है वो रिजिडिटी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, स्पेशली व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. For example, if an organization under oligopoly reduce price of product, the competitor organization would also follow it and neutralize the expected gain from the price reduction. जो हमने अभी assumption 1 में पढ़ा था कि अगर कोई एक फॉर्म अपना प्राइस रिड्यूस करती है तो बाकी फॉर्म उसको फॉलो करेंगी और क्या करेंगी, वो भी अपने प्राइस को रिड्यूस कर देंगी। ऐसा क्यों किया जाएगा? स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं, आपको इजीली पता है कि अगर मार्केट में प्राइसेस लो होती हैं तो एक जो नॉर्मल थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, लॉ ऑफ डिमांड, वो यही बताती है कि जब प्राइस कम होता है तो जो मार्केट में कंज्यूमर है वो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो वही देखते हुए एक ओलिगोपोली का एक फॉर्म जो है वो क्या कर रही है, अपनी प्राइस को रिड्यूस कर रही है ताकि वो मार्केट शेयर गेन कर पाए, वो ज़्यादातर कंज्यूमर को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। बट जैसे ही वो ऐसा करती है तो बाकी जो फॉर्म है वो भी अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, ये है पहला जम्सन जो यहाँ पे भी दिया है। ऑन द अदर हैंड, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज द प्राइस, द कंपटीटर ऑर्गेनाइजेशंस would also cut down their prices. In such a case, the organization that has raised its price would lose some part of its market share. अब की क्या कहता है, सेकेंड एजम्पशन भी हमारा यही कहता है कि अगर इसमें एक जो फॉर्म है वो अपनी प्राइस को इंक्रीज करती है, क्यों? वो चाहती है कुछ हो सके वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, बट द कंपटीटर जो होते हैं उसके वो उसको फॉलो नहीं करते, वो अपनी प्राइसेस इंक्रीज नहीं करते। सो इस केस में भी उस जो फॉर्म है जिसने अपने प्राइस इंक्रीज किया है उसको लॉस सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी जो कस्टमर है वो दूसरे के पास चले जाएंगे जहां उन्हें कम प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल रहा है। सो दैट इज़ द वे कि कोई फॉर्म जो है वो प्राइस इंक्रीज को फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट, द किंग डिमांड कर्व मॉडल seeks to explain the region of price rigidity under oligopolistic market situation. Therefore, to understand the king demand curve model, it is important to note the reaction of rival organizations on the price change made by respective oligopolistic organizations. ठीक है, तो जो बेसिकली क्या है किंग डिमांड कर्व कि यहाँ पे प्राइस जो है वो रिजिड है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। रिजिड हम 2 जंक्शन में पढ़ चुके हैं। क्यों रिजिड है? क्योंकि पहला हमने पढ़ा जब रिडक्शन होता है तो उसे भी कोई मैच नहीं, उसे सब मैच करते हैं, वेरेज जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उसे कोई मैच नहीं करता। तो आप जब इसे ग्राफ से पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको किंग डिमांड कहा गया है, क्यों प्राइस रिजिडिटी कहा गया है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। देयर कैन बी 2 पॉसिबल रिएक्शन ऑफ राइवल ऑर्गेनाइजेशन. येस, वी हैव स्टडीड. ओके, लेट्स सी द ग्राफ ऑफ किंग डिमांड कर्व. स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको अब नॉर्मल प्रॉफिट भी शो किया है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं। जो पर्टिकुलर प्रिवेलिंग प्राइस है जो आपको पी रेट में पी शो हो रहा है, ये हमारा प्राइस है विच इज़ गिवन बाय पी के। आप देख रहे हैं के पे प्राइस किंक्ड है। जो ये डिमांड कर्व है आपका डी डी इज अ डिमांड कर्व जहाँ पे आपको पॉइंट के मिलेगा जहाँ से ये डिमांड कर्व किंग हो रहा है। हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कि किंग डिमांड कर्व का ग्राफ कैसे बनता है। तो बच्चों देखिए, हमने जो 2 अजम्पशन पढ़े हैं उसी पे बेसिक ग्राफ है। पहला अजम्पशन हमारा ये था कि अगर ओलिगोपोली फॉर्म में कोई फॉर्म अपना प्राइस इंक्रीज करके लाभ या प्रॉफिट कमाना चाहती है तो उसके जो कस्टमर्स हैं वो उस फॉर्म से प्रोडक्ट ना परचेज करके किसी और फॉर्म के पास मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई एक फॉर्म अपना प्राइस इंक्रीज करती है ओलिगोपोली में तो अदर फॉर्म जो है वो उसको फॉलो नहीं करते। तो यहाँ देखिए ग्राफ में पहले ये जो आपका डी डी टू के जो रेड लाइन शो कर रही है ये आपकी डिमांड कर्व है। ठीक है, उसके बाद के से डी डी देखिए ब्लू में ये भी आपका डिमांड कर्व है। तो डी डी टू ब्लू डी डी, देखिए रेड कलर में जो आपका डी डी है एंड ब्लू डी डी नीचे, तो ये पूरा डिमांड कर्व है आपका। डी डी इज शोइंग डिमांड कर्व।
ओके, जो आधी लाइन आपको रेड कलर में दिया है और आधी लाइन ब्लू कलर में। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर में जो आधी लाइन है वहाँ पॉइंट के से ये जो डिमांड कर्व है ये थोड़ा सा देखिए टेढ़ा हो गया, अंदर की तरफ मूव कर गया। इसी को हम किंक बोलते हैं। के पॉइंट पे किंक डिमांड कर्व, के फॉर किंक डिमांड कर्व। ठीक है, सो के ये जो पॉइंट है आपका ये शो कर रहा है कि डिमांड कर्व मुड़ रही है, यानी इसमें किंक आ रहा है। ठीक है, आपने बेसिकली जो डिमांड कर्व अभी तक देखा होगा वो सीधी होती है, ऐसे मुड़ी हुई नहीं होती बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे मुड़ी क्यों है इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे मुड़ी क्यों है, जो इसको समझने की कोशिश करिए। ये आपका डिमांड कर्व हो गया। अज्यूम करिए ये जो पी है, रेड कलर में पी दिया है, पी फॉर प्राइस। अभी जो पर्टिकुलर जो फॉर्म है, ग्रुप ऑफ फॉर्म है ओलिगोपॉली में इस टाइम पे, वो किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं? पी पे। सबका प्राइस फिक्स है, सभी लोग पी पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, पी प्राइस पे, और सभी कस्टमर को ये पता है। अब एक कोई पर्टिकुलर फर्म क्या कर रही है, वो चाहती है कि वो पी से ज़्यादा प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल करें। तो जब वो अपने प्राइस बढ़ाएगी तो क्या होगा, उसका डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है? देखिए के अभी है पॉइंट के से उसका डिमांड कर्व देखिए रेड कलर में ऊपर दिया है। अगर पी से वो अपना प्राइस बढ़ाती है तो उसका जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा? इलास्टिक होगा। इलास्टिक यानी उसके जो कस्टमर हैं वो उसके प्रोडक्ट को कम परचेज करेंगे, यानी वो थोड़ा भी प्राइस बढ़ाती है तो उसके जो प्रोडक्ट पे जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। यानी मान लीजिए अगर वो प्राइस 1 रुपीज़ इंक्रीज करती है तो उसके मुकाबले उसके जो प्रोडक्ट हैं वो क्वांटिटी में ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब जो कस्टमर्स हैं वो उसका प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी जो फॉर्म्स हैं वो कम प्राइस में दे रही हैं। इसीलिए जो ये डिमांड कर्व आपको रेड कलर में दिख रहा है ये इलास्टिक है, यानी कि प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करने पे डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी डिमांड में। यानी कि ये जो फॉर्म है, पर्टिकुलर फॉर्म जिसने प्राइस को बढ़ाया है उसको लॉस सफ़र करना पड़ेगा मार्केट में। ओके, तो अब वो क्या करेगी, वो दोबारा इसी प्राइस पे आ जाएगी, यानी के पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए प्राइस रिजिड होता है, कोई फॉर्म जल्दी अपने प्राइस बढ़ाती नहीं है। अब देख लेते हैं कि अगर कोई फॉर्म अपने प्राइस कम करना चाहे, कम करके ज़्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करना चाहे, यानी कि वो चाहती है कि प्राइस कम करके ज़्यादा कस्टमर को अपने पास बुलाना, तो इस केस में क्या होगा? देखिए अगर कोई फर्म, हम जनरली क्या जानते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस डिक्रीज करो तो कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, आपकी डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। लेकिन इन केस ऑफ ओलिगोपॉली जो हम अज्यूम करके चलते हैं वो ये करके चलते हैं कि अगर कोई एक ही फॉर्म अपने प्राइस को डिक्रीज करती है तो उसके जो कस्टमर्स की डिमांड बढ़ती है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो देखिए अगर वो पी से अपने प्राइस को नीचे करता है तो उसकी जो डिमांड कर्व है वो मूव करके क्या हो जाएगी? ब्लू कलर में। देखिए के से मुड़ के इस के पॉइंट पे टेढ़ी होके के पे किंक दिखा रहा है, टेढ़ी होके डी बन गई, ब्लू लाइन। देखिए ये क्या हो गई, पहले ये इलास्टिक थी अब ये इनएलास्टिक हो गई है। यानी कि हमने सेकेंड एजम्पशन क्या पढ़ा था कि जब कोई फॉर्म अगर अपने प्राइस डिक्रीज कर रही है यानी लो कर रही है तो बाकी सभी फॉर्म्स जो हैं वो उसको फॉलो करेंगी, वो भी अपने प्राइस को लो कर लेंगी। तो अब इस केस में क्या होगा? देखिए अगर वो अकेली लो अपने प्राइस को कम करती तब तो बाकी कस्टमर जो और जगह बाय कर रहे थे वो भी उसके पास आ जाते परचेज करने के लिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि उसने लो किया और बाकी सभी फॉर्म्स में ने भी लो कर लिया। तो अब क्या करेंगे कस्टमर के पास क्या ऑप्शंस हैं? अब वो देखिए, ये मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लू लाइन जो है देखिए के से मुड़ी हुई है, तो ये हमें ये दिखा शो कर रहा है कि अगर कोई फॉर्म अपनी प्राइस लो करती है तो जो डिमांड कर्व है ना वो ऐसे रेड लाइन सीधी नहीं जाके ऐसे अंदर की तरफ मुड़ के बनती है। यानी कि अब जो हमारी डिमांड कर्व है वो इनएलास्टिक है, यानी हमने प्राइस भले डिक्रीज कर दिया लेकिन कस्टमर हमारे पास नहीं आए, कस्टमर इंक्रीज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बाकी सभी फॉर्म ने भी अपने प्राइस डिक्रीज कर दिए। तो अब कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कहीं से भी परचेज कर सकते हैं एक ही प्राइस पे, तो वो क्यों इसी फॉर्म के पास आएंगे? ठीक है, तो इसकी प्राइस देखिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट आया होगा थोड़े से कस्टमर, क्योंकि जो कस्टमर यहाँ पे परचेज कर रहे थे वो क्योंकि प्राइस कम हो गई है तो थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा परचेज कर लेंगे। तो डेट्स वाई थोड़ा सा लिटिल चेंज आता है क्वांटिटी में, मतलब ये थोड़ा लिटिल चेंज आ सकता है। थोड़े से जो कस्टमर बाय कर रहे थे वो थोड़े ज़्यादा अमाउंट में बाय करेंगे, लेकिन कोई मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कस्टमर इस फॉर्म के
उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि बाकी सब जगह प्राइस लो चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ब्लू लाइन में दिया है इसका शेप अलग है, और ये ऊपर देखिए ये रेड लाइन में जो डी कर्व है इसका शेप अलग है। इन दोनों को जब आप जोड़ते हो ना के पॉइंट पे, तो के आपका किंक है, यानी यहाँ से टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए यही बताने की कोशिश की गई है बेसिकली कि जो ओलिगोपॉली में ना प्राइस रिजिड हैं, यानी कि बिल्कुल स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कोई या डिक्रीज नहीं करता। क्योंकि हम देख चुके हैं कि अगर कोई भी फर्म प्राइस को इंक्रीज करेगी तो भी उसे लॉस सफ़र करना पड़ेगा, डिक्रीज करती है तो भी उसकी फर्म कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके मार्केट शेयर पे। तो इसलिए कोई प्राइस ज़्यादा इसको डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करती, प्राइस जो है वो स्टेबल होते हैं, रिजिड होते हैं, बस ये है ओलिगोपॉली का अजम्पशन। ठीक है, तो वो हम देख चुके हैं इस ग्राफ के थ्रू। नाउ स्टूडेंट, आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे देखिए एमआर कर्व भी शो किया गया है। तो देखिए एमआर कर्व जो है, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, देखिए वो भी क्या होगा, वो भी थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे जिगजैग बना रहा है। देखिए यहाँ से वो पहले रेड लाइन पे उसकी शेप अलग है, फिर वो ब्लू लाइन, क्योंकि ये डिमांड के कॉरेस्पॉन्डेंस बना है वो, तो जब ऊपर डिमांड कर्व रेड थी तो उसका रेड पे शो किया गया एमआर कैसे बनेगा, और नीचे आपका ब्लू में एमआर शो किया गया है। और देखिए मार्जिनल कॉस्ट आपका कट कर रही है ई पॉइंट पे एमआर को, तो जहाँ एमआर इक्वल टू एमसी ई पॉइंट पे हो रहा है, यहीं से आपका जो है आउटपुट डिसाइड हो जाएगा, यानी आपका आउटपुट मार्केट में ओ Q1 है। ठीक है, ये आपका आउटपुट है और पी आपका प्राइस है, जिस पे ये फॉर्म प्रिवेलिंग प्राइस है, इसी पे आपका जो मार्केट ओलिगोपॉली जो है इतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी और इतने प्राइस पे सेल कर रही है। इस पे उन सभी फॉर्म्स को प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज करना एक ओलिगोपॉली में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपके लिए इसमें देखिए ये जो कर्व दिख रहा है आपको, इसमें बेसिकली आपको डिमांड कर्व देखना है, डिमांड कर्व आना चाहिए बनाना। एग्जाम में आप किंक डिमांड कर्व ही बनाओगे, एमआर या एमसी बनाने की इसमें बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो आपको डिमांड कर्व आना चाहिए कि डिमांड कर्व इसमें कैसे बनता है, कैसे उस पर किंक पॉइंट होता है, क्यों होता है, आपको ये एक्सप्लेन करना पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मैं अभी आपकी क्लास अनाउंस कर दूँगी कब होने वाली है, तो आप प्लीज़ पूछ लेना क्लास में। सबका जो भी डाउट है आप लोग नोट कर लेना इसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच।